गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्लास लाइव हो चुकी है। 1 मिनट तो लगता है भैया क्लास स्टार्ट करने में। विक्की कह रहे क्या हो गया, क्लास नहीं है क्या? अरे भाई साहब 1 मिनट तो रुका करो। सिस्टम ऑन, पता कितनी चीजें ऑन करनी पड़ती है क्लास से पहले। ये डिजिटल बोर्ड, ये लाइटें, ये वाली लाइट, ये सामने वाली लाइट, इंटरनेट, कैमरा, टीवी और सिस्टम, देख रहे हो? तो उन्हें 1-2 मिनट तो लगती हैं भैया क्लास। फिर क्लास का कमेंट सेक्शन खोलने में, पोर्टल पे जाने में थोड़ा पेशेंस रखा करो। 1-2 मिनट का 1-2 मिनट का पेशेंस रखा करो कि 1 मिनट लेट हो जाएगी ना मैम, क्लास होगी कि नहीं होगी। हाँ चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें फिर। प्रिंस आ चुके हैं, शिवम आ चुके हैं, आनंद आ चुके हैं, पंकज, संदीप, राहुल, एमडी, शिवम, पंकज, राहुल। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम? साइटोलॉजी चैप्टर, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप की होती है। फिर हमने पढ़ा सेल में 2 टाइप की कवरिंग होती है, यानी कि कोशिकाओं के बाहर 2 तरीके का आवरण लगा हुआ होता है। सबसे बाहर वाले को आप सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हो, उसके अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के एसिड होते हैं जिनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए। फिर मैंने कल की क्लास में ही आपको पढ़ा दिया था कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आप लोग मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस के किस हिस्से में आपको आरएनए मिलता है? जल्दी से आंसर करो। कल पढ़ा चुकी हूं तो आंसर करने के लिए बिल्कुल लायक हो आप लोग। ये बताओ कि न्यूक्लियस के कौन से हिस्से में आपको आरएनए देखने को मिलता है? ये बात फटाक से बता दो। हाँ जी, क्या आंसर करोगे इसका? जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर होना चाहिए? केंद्रक के कौन से हिस्से में आपको आरएनए मिलते हैं? कहां मिलते हैं बच्चा आरएनए? क्या बताओगे? तो आरएनए और प्रोटीन कहां मिल रहे थे कल? कल हमें आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर मिल रहे थे, है ना? राइट। ये इतनी बात हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पढ़ाई थी मैंने। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, आरएनए कहां पे प्रेजेंट होता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं, यानी कि 2 आपके क्या होते हैं, 2 कुंडलियां होती हैं। और आरएनए में 1 कुंडली होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डीएनए सेल के अंदर कहां कहां पाया जाता है, सेल के कौन कौन से हिस्से में डीएनए होगा, और आरएनए की अक्रेंस यानी आरएनए कहां कहां पाया जाता है। फिर मैंने कल की क्लास में आपको एक बात बताई थी कि डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। इतनी बात हमने कल की क्लास तक पढ़ ली थी। अगर आपसे पूछ लेना कि डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं, तो आपको क्या बताना है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। यही छोड़ी थी ना आपने क्लास। अब स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो सुनो, पॉली शब्द का मतलब हमेशा बहुत ज्यादा होता है। जिस भी शब्द के आगे, जिस भी वर्ड के आगे पॉली लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहुत ज्यादा कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा, नंबर में ज्यादा। इसका मतलब डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो डीएनए और आरएनए बनाते हैं। यानी कि मैम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारी सेल्स में डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। अब बात ये आती है मैम, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड के लिए शुगर होनी चाहिए, शुगर का मतलब होता है शर्करा। दूसरा, साथ में होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड। क्या होना चाहिए? फॉस्फोरिक एसिड, हिंदी में फॉस्फोरिक अम्ल बोलेंगे। और साथ में होना चाहिए नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस, बेस का मतलब होता है क्षार बच्चा।
और नाइट्रोजीनियस का मतलब है जिसके आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो ऐसा बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कमेंट मत करना, ठीक है बच्चा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने कहा सुगर, सुगर के साथ फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड और कोई नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ क्षार, ये तीन चीजें जब जुड़ जाती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसके आगे लिख दो इज इक्वल टू 1 न्यूक्लियोटाइड। यानी कि मैम एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस। और डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होके डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। मैं लास्टली बता रही हूं, मैंने कहा डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब कोई शुगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ और नाइट्रोजन युक्त बेस के साथ जुड़ जाती हैं, ये तीन चीजें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाने हैं तो बार 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 ये चीजें ऐसे रिपीट होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। और इसी न्यूक्लियोटाइड से जब ये न्यूक्लियोटाइड की एन यूनिट, एन का मतलब है अनकाउंटेबल, कितनी भी हो सकती हैं वो, इतनी यूनिट जुड़ जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। अब मैम डिफरेंस क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड तो ये है, फिर डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा, ये कैसे पता लगेगा? तो सुनो जरा, डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन सी सुगर होती है आपको बताना है। डीएनए याद करो, कल डीएनए का फुल फॉर्म पढ़ाया था, डीऑक्सीराइबोज, है ना, पढ़ाया था ना, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज सुगर होती है लेकिन दो होती है। डीएनए में दो राइबोज सुगर होती है। लिख लो, डीएनए की संरचना में दो राइबोज सुगर होगी। तो सुगर कौन सी होती है डीएनए और आरएनए में? राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए में दो राइबोज जुड़ेंगे तो डीएनए बनेगा, और आरएनए में एक राइबोज होती है बच्चा। आरएनए में क्या होती है? एक राइबोज। तो न्यूक्लियोटाइड का डीएनए भी बना है, आरएनए भी बना है, लेकिन डीएनए जब बनेगा तो दो राइबोज सुगर एक न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है ना यहाँ पे, और आरएनए में एक। तो डीएनए और आरएनए में ये डिफरेंस हो गया बच्चा। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज। तो वो डी नहीं, वो डाई होता है। डाई, डाई का मतलब होता है डबल, केमिस्ट्री में दो। तो दो होती है डीएनए की स्ट्रक्चर में राइबोज सुगर, और आरएनए में एक होता है। अब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में कौन सी सुगर होती है? राइबोज। राइबोज शर्करा पाई जाती है किसमें बच्चा? डीएनए और आरएनए में। डीएनए में दो होंगी, आरएनए में एक होगी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनोगे? अरे फिर पिंक कलर यूज कर लिया क्या? सॉरी बच्चों, अब नहीं करूंगी पिंक कलर, है ना। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो राइबोज सुगर होती है ना, ये राइबोज सुगर किस प्रकार की होती है? ये एक पेंटोज सुगर होती है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेंटोज, केमिस्ट्री में पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नॉन का मतलब 9, डेक का मतलब होता है 10। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में ये जो राइबोज सुगर है ना, ये किस प्रकार की है? ये पेंटोज सुगर है। पेंटोज सुगर क्या होती मैम? ऐसी सुगर जिसमें 5 कार्बन हो, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 5, तो उसे पेंटोज सुगर कहते हैं। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूं, आप बताओ ये फॉर्मूला किसका है? C6H12O6। इसको क्या कहते हो? इसको आप ग्लूकोज कहते हो। और ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है? 6, तो ग्लूकोज होती है हेक्सोज सुगर। ग्लूकोज कैसी होती है? हेक्सोज सुगर होती है। ठीक है, ऐसे ही जो डीएनए और आरएनए में राइबोज है वो कैसी है? वो 5 कार्बन वाली। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि 4 सुगर का नाम डाल देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी पेंटोज सुगर है। तो पेंटोज सुगर वो होती है जहां पे कार्बन की संख्या 5 हो। तो ये जो डीएनए और आरएनए में राइबोज सुगर होती है, इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। कौन सी सुगर है? तो राइबोज। किस प्रकार की है? तो आपको बताना है पेंटोज। डिफरेंस पता चल गया डीएनए और आरएनए में।
पहला डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड से, शुगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब आप फॉस्फोरिक एसिड का क्या क्या काम होता है यहाँ पे, डीएनए और आरएनए में ये फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, ये हेलिक्स बनाने में काम आता है। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडली। कुंडली बताया था ना कल कि डीएनए में कितनी होंगी, इस तरीके से 2 कुंडलियां होंगी। तो फॉस्फेट लिंकेज बनाता है ये फॉस्फोरिक एसिड, और इस तरीके से ये बनाता है 2 स्ट्रैंड। तो डीएनए में 2 है, आरएनए में 1 है, तो डिफरेंस हो गया ना, डीएनए में 2, आरएनए में 1, डिफरेंस हो गया ना बच्चा। अब हम बात करेंगे इस नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ ये नाम देखते हो, देख रहे हो, ए टी सी जी, ए टी सी जी, इधर भी देखो सी जी, है ना, ए यू, ये क्या होते हैं डीएनए और आरएनए में, ये चीजें क्या होती हैं, ये आप बहुत बार देखते हो, ऐसे ऐसे बहुत बार देखते हो बच्चा। तो ये अभी मैं बताती हूं, 5 मिनट में आपको समझ में आएगा। ये होती हैं नाइट्रोजीनियस बेस। तो लिखो जरा, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस, अच्छा बेस का मतलब क्षार होता है, ऐसे क्षार जिसपे नाइट्रोजन लगा हुआ है आगे, तो उनको नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार कहते हैं। और ये डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चा, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, बहुत ध्यान से। 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला है प्यूरीन, सेम नाम हिंदी में है प्यूरीन, और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पहला कौन सा, प्यूरीन, और दूसरा पिरिमिडीन, सेम नाम हिंदी में है पिरिमिडीन। अब आप कहोगे मैम बड़े अटपटे से नाम है, क्या करें बेटा, मैम घर से तो बनाती नहीं है, जैसे होते हैं नाम लैटिन लैंग्वेज के नाम है, याद करने ही पड़ेंगे, है ना। प्यूरिन और पिरिमिडीन 2 टाइप के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, राइट। अब प्यूरिन 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, आपको नाम याद करने हैं, और पिरिमिडीन 3 टाइप की होती है। प्यूरिन 2 टाइप की और पिरिमिडीन आप बताओगे 3 टाइप की। पिरिमिडीन TUC, अभी मैं पूरी फुल फॉर्म बताऊंगी, ठीक है, TUC, और प्यूरिन A और G, A और G। अब उनके नाम से पहले फुल फॉर्म निकालते हैं, क्या क्या फुल फॉर्म बनेगा। T से याद रखना है थायमीन, थायमीन, सेम नाम हिंदी में है थायमीन, थायमीन, ठीक है। U से याद रखना है यूरेसिल, 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 और C से याद रखना है साइटोसिन, साइटोसिन, सेम नाम हिंदी में है साइटोसिन। तो पिरिमिडीन कितने प्रकार की, 3, थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। प्यूरिन 2 टाइप की, A से बनेगा एडनीन, एडनीन, सेम नाम हिंदी में है एडनीन, और G से बनेगा गुआनीन, गुआनीन। तो बच्चा प्यूरिन 2 टाइप की, गुआनीन, पिरिमिडीन 3 टाइप की, और यही वो नाम है, ये देख लो, ये इनकी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर होती है, आपको इतनी नहीं पढ़नी है स्ट्रक्चर, देखो साइटोसिन, गुआनीन, एडेनिन, यूरेसिल, है ना, साइटोसिन, गुआनीन, एडेनिन, थायमीन, ये स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, आपने तो पढ़ी नहीं होगी, मैंने पढ़ी है ना बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री पढ़ी हुई है मैंने, है ना, बायो के अंदर क्या केमिस्ट्री लगती, अब पढ़ तो आप बायो रहे हो, और ये स्ट्रक्चर इनका क्या है, ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये बायोकेमिस्ट्री में आता है, आपको नहीं पढ़ना है। अब सुनो डीएनए और आरएनए में कैसे फर्क होता है, क्या क्या फर्क होता है। प्यूरिन 2 टाइप की, पिरिमिडीन 3 टाइप की। पहले सुन लो प्यूरिन और पिरिमिडीन से कैसे क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन डालेगा, 3 ये दे दिया, 1 एडेनिन दे दिया, और पूछेगा इसमें से पिरिमिडीन कौन सा नहीं है, या पूछ लिया कौन सा प्यूरिन है। तो प्यूरिन 2 होती है, A और G, और आपको याद रखना है पिरिमिडीन 3 होती है, TU और C, TU और C। बस अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ क्या कि डीएनए और आरएनए में कैसे डिफरेंस होगा।
इधर पहले डीएनए लिखेंगे बेटा, ठीक है, इधर वाला डीएनए और इधर वाला आरएनए। डीएनए में क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर में ए हमेशा डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमीन, यानी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है। और कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड, द्विबंध। और ए, टी और सी हमेशा 3 बॉन्ड से जी से जुड़ता है। सी किससे, जी से जुड़ता है। अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, टी ए लिख सकते हो, इधर ए टी लिख दो, इधर ए लिख दो, इधर जी लिख दो, इधर सी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में ए टी सी जी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। आरएनए की स्ट्रक्चर में ए हमेशा यू से जुड़ता है। ये ए कहां, यू से जुड़ रहा है। और देखो डीएनए में ए टी से जुड़ रहा था, बाकी एज इट इज रहता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है। तो बच्चों यहां पे डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस बना कि डीएनए में एडेनिन हमेशा टी, टी बोले तो थाइमीन से, और आरएनए में थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यू फॉर यूरासिल आ जाता है। यही एग्जाम का क्वेश्चन, मैं दिखा भी देती हूं, यही एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, दिखा दूं, ये देखो, अब आप देखना, ये डीएनए है, तो देखो सी को जी से जोड़ रखा है और ए को टी से जोड़ रखा है, यही तो होते हैं, एटीसीजी होते हैं। और आरएनए में देखो बच्चा, ए यू से जुड़ रखा है, सी जी से जुड़ रखा है। तो यहां पे ए से थाइमीन जुड़ा और यहां पे यूरेसिल जुड़ा, इसलिए यहां पे देखो कौन कौन सी होगी, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और इधर साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमीन। ये होता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। मैं पिछली स्लाइड पे वापस चलती हूं, फिर से समझाती हूं, कोई बात नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने में। मैंने कहा डीएनए आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। आपने कहा मैम पोली का मतलब बहुत ज्यादा होता है और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा एक न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब आपके पास शुगर हो, जब आपके पास फॉस्फोरिक एसिड हो, और जब आपके पास कोई नाइट्रोजीनियस बेस हो, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं, लाखों करोड़ों न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन गए हैं, तब या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। अब आपने कहा मैम दोनों में ही न्यूक्लियोटाइड है, तो फिर डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या हुआ, तो मैंने कहा डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के ही बने हुए होते हैं, मान लिया, लेकिन डीएनए में 2 शुगर होंगी, राइबोस, और आरएनए में 1 होगी। डीएनए में ये जो हेलिक्स होगा, जो फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ होगा, वो 2 होंगे, और आरएनए में 1 होगी, और आरएनए में 1 होगी। और तीसरा मैंने डिफरेंस बताया किससे, नाइट्रोजीनियस बेस से। मैंने कहा डीएनए बनेगा वहां पे एटीसीजी होगा, आरएनए बनेगा वहां पर एयूसीजी होगा। है दोनों ही न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों में अंतर तो है ना, दोनों में डिफरेंस तो है ना, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, डिफरेंस वाले यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, चलें आगे, थोड़ी सी आगे चले। अब बात करेंगे कि मैम ये जो आपने बॉन्ड बताए हैं, ये कौन से बॉन्ड है। याद रखना डीएनए और आपके आरएनए की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, तो केमिस्ट्री का चैप्टर है। हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये प्यूरिन पिरिमिडिन जुड़ती है आपस में, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और ये डबल हाइड्रोजन है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन है। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है तो केमिस्ट्री का चैप्टर यहां नहीं पढ़ेंगे हम, बस यहां पे इतना याद रखना है कि एच बंद बनते हैं। एच बंद का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एनडीए सीडीएस के पेपर में ना यहां से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, हमेशा उठते हैं, है ना। नेक्स्ट सुनो मेरी बात, ये जो है ना, ये डीएनए और आरएनए की ये जो क्या हेलिक्स, ये हेलिक्स किसका बना हुआ होता है, फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट बनता है, तो ये फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ये याद रखना। ये जो डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में जो हेलिक्स होता है ना, कुंडली, ये किसकी, ये फॉस्फेट की बनी हुई होती है।
फॉस्फेट की बनी हुई होती है। ये लो, ये बात भी आपको याद होगी, याद होगी। चले अब नेक्स्ट चले बच्चा, चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या चलेंगे, देखो अब आपको डीएनए आरएनए की कोई फोटो दिखा दे तो आप समझ जाओगे ना कि ये डीएनए है, ये आरएनए है। इसमें कौन सी शुगर है, इसमें दोनों में शुगर राइबोज होगी, लेकिन इसमें बच्चा देखो डीऑक्सी राइबो है तो 2 राइबोज हैं, इसमें 1 राइबोज है, इसमें एटीसीजी है, इसमें एयूसीजी है, इसमें 2 हेलिक्स हैं, इसमें 1 हेलिक्स है। ये सारी बातें तो आप बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बता दोगे है ना। चलो कैसे होती है डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में ये एटीसीजी एयूसीजी, ये थोड़ा सा बना लेना बेटा, है ना। मैं बना देती हूं आपको, इधर डीएनए बना देती हूं ऐसे, ये डीएनए और ये आरएनए ऐसे। तो डीएनए में क्या होगा, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर ऐसे ही रिपीट होते हैं, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे रिपीट होते रहते हैं। आरएनए में क्या होगा, ए हमेशा यू से जुड़ेगा, सी हमेशा जी से जुड़ेगा, ए हमेशा यू से जुड़ेगा, सी हमेशा जी से जुड़ेगा, ऐसे चलता रहता। हाँ, क्रोमेटिन से डीएनए बनता है, यही तो मैंने पढ़ाया है, क्रोमेटिन से डीएनए बनता है, यही मैंने पढ़ाया है। अब मुझे बताओ फटाक से, मैं 2 मिनट में एक चीज चेक करती हूं, और एक बैच में क्लास लगवानी थी, वो लगी है कि नहीं लगी, आप मुझे बता दो क्या यहां तक, हाँ अभी फंक्शन पढ़ाएंगे डीएनए आरएनए क्या करता है, अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, अभी पढ़ेंगे आगे डीएनए आरएनए करता क्या है, वो बात की बात है। पहले यहां तक बताओ कि यहां तक की क्लास में कुछ डाउट है क्या आपको। मैं बस एक क्लास चेक कर लो, 1 मिनट बच्चा, कोई डाउट है यहां तक की क्लास में। अभी स्ट्रक्चर से कोई डाउट है क्या, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो, नो नहीं है, ओके चलो। अब जरा सुनो, आरएनए को छोड़ दो, डीएनए से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्या, ये डीएनए का 1 हेलिक्स, ये 1 हेलिक्स, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, जिसको आप डायमीटर कहते हो, ये डायमीटर कितने एंगस्ट्रोम का होता है, तो लिख दो ये 20 एंगस्ट्रोम का होता है। डीएनए के 2 हेलिक्स हैं, 2 कुंडलियां हैं, उनके बीच का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 20 एंगस्ट्रोम का होता है। अब जरा सुनो, यहां से लेकर एक यहां तक कुंडली होगी, ये एक घुमाव पूरा हो गया ना बच्चा, ऐसे यहां पे ऐसे, फिर दूसरा घुमाव देखो यहां से लेकर यहां तक। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसको बहुत ध्यान से सुनना, आप बताओगे। तो ये जो एक कुंडली बन रही है ना, यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो बच्चा ये कितने एंगस्ट्रोम पे घूमता है, एक कुंडली ऐसे डीएनए का कितने एंगस्ट्रोम पे, 34 एंगस्ट्रोम पे घूमता है, 34 एंगस्ट्रोम पे घूमता है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। अब जरा मेरी बात को नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये कुंडली का घुमाव है यहां से यहां तक का, इतने एंगस्ट्रोम पे घूमता है। अब ए और टी का ये नाइट्रोजीनियस बेस है, पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा हो गया नाइट्रोजीनियस बेस का। इन नाइट्रोजीनियस के बीच में डिस्टेंस कितने एंगस्ट्रोम का होता है, 3.4 एंगस्ट्रोम का, 3.4 एंगस्ट्रोम का। मैं लास्टली बता रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मैं भी देखूं आपकी गणित कितनी अच्छी है। सुनो, ये 2 हेलिक्स है, ये पहले वाला हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, इसके बीच का डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रोम। डीएनए का एक घुमाव कितने एंगस्ट्रोम पे खत्म होता है, 34 एंगस्ट्रोम पे। फिर डीएनए में जो ये नाइट्रोजीनियस बेस लगे हुए होते हैं, ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार लगे हुए होते हैं, इन क्षारों के जोड़े के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रोम। तो बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब एक घुमाव 34 एंगस्ट्रोम पे पूरा हो रहा है और 2 पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रोम है, तो इस एक घुमाव में कितने पेयर होंगे नाइट्रोजीनियस बेस के, तो इस एक घुमाव में कितने पेयर होंगे नाइट्रोजीनियस बेस के। तो बहुत सिंपल सी बात है, टोटल 34 है
और 3.4 पे एक एक कुंडली के बीच का जो ये पेयर है उनके बीच का डिस्टेंस है, तो एक में 10 पेयर होंगे बच्चा, 10 पेयर होते हैं एक घुमाव में। किसके? ये 10 पेयर किसके हैं? नाइट्रोजीनियस बेस के हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार के हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार के हैं। ऐसे निकाल लो 10 इंटू 3.4 तो 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, 10 पे हो गया। तो ये क्वेश्चन चारों आएंगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। ये सिर्फ डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, आरएनए में कुछ नहीं होता ऐसा है ही। सिंगल हेलिक्स क्या घुमाव पूरे करेगा? याद कर लोगे ना ये चीज? अब चलें आगे। अब थोड़ा चलेंगे भैया ये करते क्या है डीएनए आरएनए, कब से पढ़ाए जा रहे मैम ये डीएनए आरएनए। तो पहले डीएनए का देखेंगे फिर आरएनए का देखेंगे। इधर लिखो डीएनए का काम क्या होता है। डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है हमारी सेल्स का, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। अब जेनेटिक शब्द का मतलब होता है बच्चा ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई लक्षण जो हमें पिछली पीढ़ी से हमें मिला। हमारे अंदर हमारे माँ बाप के डीएनए हैं, और हमें बहुत सारे कैरेक्टर हमारे माता पिता से मिलते हैं। हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं बच्चा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा मेरी आंखों का कलर मेरे पापा पे है, मेरे बालों का कलर मेरी मम्मी पे गया है, मेरी हाइट मम्मी पे है, मेरी स्किन का कलर मम्मी पे है, अरे मेरे पापा के 25 साल में बाल झड़ गए थे तो मेरे भी झड़ना शुरू हो गया। ये तो जेनेटिक्स है यार हमारे खानदान में, है ना। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी सूचनाएं होती हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से हम लोगों में मिलती हैं, और उन्हीं सूचनाओं को लाने वाला मटेरियल, लाने वाला पदार्थ डीएनए कहलाता है। आपने देखा होगा हम डीएनए मैच करते हैं। अगर आपका डीएनए आपके पापा से मैच नहीं कर रहा है तो भैया आप उनके बेटे नहीं हो और वो आपके पिता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं आप चेक करना शुरू कर दो। देखा है ना सीआईडी वीआईडी में क्या करते हैं, कहीं पर कोई क्राइम हुआ, कोई मर्डर हुआ, तो वहां पे सीआईडी फॉरेंसिक लैब वाले आएंगे और वो ढूंढेंगे कोई बाल बाल तो नहीं गिरा, कुछ मिल गया, तो बाल का सैंपल ले जाते हैं, फिर उसका डीएनए मिलाते हैं। देखा है ना। तो अगर मैं कहीं पर मर्डर वाली जगह हूं या मैंने मर्डर करा, मेरा बाल मिल गया, मेरे बाल का डीएनए मेरे इस बाल के जो मिला था वहां पे बाल और इस बाल के डीएनए के सैंपल के साथ मैच कर गया, तो भैया मैं मर्डरर हूं, या तो मैंने मर्डर किया है या मैं उस जगह मौजूद थी, मुझे पता है वो मर्डर किसने किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं हम, है ना। याद रखना हर एक इस संसार में हर एक इंसान का ये फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, इसलिए आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट लगता है। अगर दो जुड़वा भाई हैं, शकल एक जैसी है, ब्लड ग्रुप एक जैसा है, सब एक जैसा हो सकता है, लेकिन कभी भी डीएनए फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं है इस यूनिवर्स में इंसानों का। वो हमेशा अलग होगा, वो हमेशा अलग होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया मेरे पापा के 25 साल की उम्र में बाल झड़ गए, मेरे भी झड़ गए, डीएनए तो आपसे आपके पापा वाला ही है ना, तो गुण तो वही आएंगे आप में। समझ गए मेरी बात? तो बच्चा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसीलिए करते हैं कि डीएनए मैच करते हैं। कोई क्राइम पेट्रोल वगैरह में कोई पुलिस वाले, फोरेंसिक लैब वाले डीएनए मैच करते हैं। अब डीएनए तो हमारी हर सेल में है, बाल की में बाल से मैच कर लो, नाखून मिला नाखून से मैच कर लो, है ना, आंखों का ये बाल मिल गया, ये आपकी पलकों का, इससे मैच कर लो। आप किसी से भी मैच कर सकते हो डीएनए। और डीएनए दो इंसानों का एक जैसा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कभी सेम नहीं हो सकता। इसी डीएनए की वजह से हम लोगों में वेरिएशन है, इसी की वजह से हम लोगों में वेरिएशन है लोगों में। नहीं तो अगर सबका डीएनए एक जैसा होता ना बच्चा, तो हम सबकी शक्ल एक जैसी होती, हम लोगों में कोई वेरिएशन नहीं होते, सारे एक शक्ल के घूम रहे होते एलियंस जैसे, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए हमारी सेल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को पिछली पीढ़ी से हमारी पीढ़ी में लाया, हमसे हमारी, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ऐसे ये जनरेशन चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो डीएनए ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए की। अभी डीएनए पे वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद। आरएनए क्या काम करता है? आरएनए हमारी सेल्स में प्रोटीन मेकिंग, लिखो, इट इज हेल्पफुल इन प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस
आरएनए हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन के निर्माण और उसके संश्लेषण में सहायक है। प्रोटीन के निर्माण और उसके संश्लेषण में सहायक है। और उसके संश्लेषण में ये हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाता भी है, फिर उस प्रोटीन को एक्टिव करता है। जहां पर भी जिस जगह उस प्रोटीन की जरूरत है वहां पे छोड़ के भी आता है। आप सब जानते हैं हमारे बालों में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, नाखूनों में केराटिन होता है, स्किन में कोलेजन होता है। लेकिन ये प्रोटीन कभी आप बाहर से लेते हो क्या? अगर बाहर से केराटिन लेते तो किसी के बाल ही नहीं झड़ते, किसी के बाल सफेद ही नहीं होते कभी। तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमारी सेल्स खुद बनाती हैं। किसकी हेल्प से? आरएनए की हेल्प से। तो आरएनए हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाता है और उसको सिंथेसिस करता है। और बच्चों ये आरएनए 3 टाइप का होता है। हाँ, बहुत सारे प्रोटीन आप खाने में खाते हो, मुझे पता है। जैसे दूध में केसिन प्रोटीन है, अंडे में एल्ब्यूमिन है, ये सब आप खा लेते हो। लेकिन बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारे शरीर को चाहिए और वह बाहर से नहीं खा सकते। वो कौन बनाता है? ये आरएनए। आरएनए 3 टाइप का होता है, आगे काम आएगा, अभी लिख लो। पहला है एमआरएनए, आर छोटा लिखा जाएगा इसके बाद। एमआरएनए, इस एम का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक, जो संदेश लेके आता है। भाई कहां पे किस हिस्से में कितने प्रोटीन की कमी है, ये मैसेज लेके आएगा एमआरएनए। ठीक है। दूसरा होता है आरआरएनए, और आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज आरएनए या राइबो आरएनए, लिख लो। ठीक है। और तीसरा होता है टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन को ट्रांसफर करेगा, हिंदी में बोलते हैं ट्रांसफर का मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थानांतरित आरएनए। ये प्रोटीन को स्थानांतरित कराएगा जहां पे जिस जगह लेके जाना है। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। सेल के किस हिस्से में कितने प्रोटीन की कमी है, कितना प्रोटीन चाहिए उसे, ये मैसेज लेके आता है एमआरएनए। जितने प्रोटीन की कमी है उतने प्रोटीन को बनाने वाला ये मेन आरएनए है। इट इज मेन आरएनए फॉर प्रोटीन मेकिंग। ये उतना प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है। और जितना प्रोटीन बनाया है उतने को ट्रांसफर कौन सा आरएनए करके आ जाता है? टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसफर करके आ जाता है। तो आपसे पूछेगा ऐसे जेनेटिक मटेरियल का नाम बताओ या ऐसे न्यूक्लिक एसिड का नाम बताओ जो हमारी सेल्स में प्रोटीन मेकिंग का काम कर रहा है। आरएनए कितने टाइप का? 3, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। अभी आगे वापस रिपीट होगा, ठीक है? अभी नहीं, जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी, आनुवंशिकी विज्ञान पढ़ाऊंगी, वहां पे ये आएगा। फिलहाल जितना मैं बोल रही हूं बस उतना लिखो। अब सुनो बच्चा, ऐसे बॉक्स लगा के वही नोट डाल लेना 2। ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से सुनना बच्चा, ये बहुत एग्जाम में आता है यहां से क्वेश्चन। अभी हमने डीएनए को छोड़ दिया, डीएनए पे तो अभी और चर्चा होगी। अब सुनो क्या होता है हमारी सेल्स में। डीएनए से आरएनए बनता है हमारी सेल्स में। डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ऊपर पढ़ा चुकी हूं मैं। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं अनुच्छेदन। हिंदी में बोलेंगे इसे अनुलेखन, सॉरी, अनुलेखन। ठीक है। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन, और हिंदी में अनुवादन कहा जाता है इसको, अनुवादन कहलाता है। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। जनरली हमारी सेल्स में यही प्रोसेस होता है, ऐसे ही होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब वायरस तो होते ही हरामखोर है, मैंने पढ़ाया था ना, वायरस बहुत गंदे होते हैं। मैंने कहा था ना कि वायरस कभी अच्छे नहीं होते हैं। अब सुन लो वायरस से बनने वाला एक क्वेश्चन जो यहां से आएगा।
वायरस क्या करते हैं? वायरस ना इतने हरामखोर होते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाना शुरू कर देते हैं। आरएनए से डीएनए बनाना, तो उल्टा हो गया ना, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर दिया ना वायरस ने। तो वायरस करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस क्या करते हैं बच्चा? लिखो, वायरस करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा, उल्टा अनुलेखन करने लग जाते हैं ये। कौन? वायरस। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछ ले तो आपको बोलना है आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये कौन करता है? ये वायरस करता है। और जो वायरस ये करता है ना, वो सबसे खतरनाक वायरस है। जैसे HIV एड्स वाला वायरस, वो यही करता है। जैसे HIV एड्स वाला वायरस वो यही चीज करता है। इसीलिए HIV एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं बना पाया HIV एड्स का। देखो ना, आपका 80 से बीमारी है ये। 1980 1981 में HIV एड्स आ गया था, अभी तक नहीं बन पाया। तो क्या क्या क्वेश्चन हुआ, फिर से सुन लो। आरएनए हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाता है, उसे एक्टिव करता है, उसे जहां जरूरत होती है वहां पहुंचा के आता है। जो आरएनए मैसेज लेके आता है कि कितना प्रोटीन बनेगा, उसको संदेश वाहक संदेश भेज के, है ना, वैसा ही। और जितना मैसेज लेके आया है आरएनए, फिर आरएनए यानी राइबो आरएनए, मेन आरएनए होता है, मुख्य आरएनए होता है, वो उतना प्रोटीन फिर बनाने में हेल्प करता है। और टीआरएनए उतने ही प्रोटीन को ट्रांसफर करके आ जाता है, स्थानांतरित करके आ जाता है वहीं पे। अब मैंने कहा डीएनए से आरएनए बनता है हमारी सेल्स में, और वो बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यही तो ऊपर लिखा मैंने, आरएनए प्रोटीन बनाता है। लेकिन वायरस बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, और इसलिए उनको बोलते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसका। जैसे HIV वायरस लिख देना, जैसे HIV वायरस बहुत खतरनाक है। हो गया? तो ये आरएनए की बात थी। तो आरएनए के बारे में आपको इतना ही जानना था। अब आ जाओ डीएनए से वापस, हम वापस अपने डीएनए पे आ जाते हैं। ये वापस आएंगे बच्चा, डीएनए आरएनए पीछा नहीं छोड़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, राइट। अब आ जाओ अपने वापस डीएनए पे। मैंने कहा कि डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है मैम। कहां से? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब आपने पूछा ही नहीं कैसे करता है, तो कैसे करता है तो अभी समझ में आएगा कैसे करता है डीएनए। चलो अभी बताते हैं। डीएनए के साथ ध्यान से सुनना, डीएनए तो था ही, इसके साथ ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं। उन प्रोटीन को आप हिस्टोन प्रोटीन कहते हो। डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं। कभी कभी ना ये हिस्टोन प्रोटीन को H प्रोटीन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में। और जैसे ही डीएनए के साथ ये प्रोटीन जुड़े, तो भैया इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। इसको नाम देते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को हिंदी में लिखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ ले क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है क्या? आप कहोगे हाँ भाई, डीएनए के साथ एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। वो जुड़ जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं हमारी सेल्स में। और ये गुणसूत्र होते क्या हैं? ये गुणसूत्र होते क्या हैं? अब इसके बारे में बात कर ले अपन। क्रोमोसोम्स में ये डीएनए में चल रहा है, क्योंकि डीएनए से बना है क्रोमोसोम। कैसे? हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस में 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, है ना। और फिर हमने पढ़ा डीएनए का क्या काम था, कहां बनता है। डीएनए में ATCG होता है, ये सब तो आप पढ़ लोगे। डीएनए कहां पे होता है, सारी बातें घुमाओ, उसका कितने पे खत्म होता है, सब पढ़ लिया। फिर हमने कहा हमारी सेल्स में डीएनए के ऊपर कुछ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं, और वो डीएनए की पैकेजिंग कर देते हैं, बांध देते हैं, और बांध के हमारी सेल्स में क्रोमोसोम्स बना देता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये हमारी सेल्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स,
धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, धागेनुमा संरचना होती है हमारी सेल्स में। कैसी बच्चा? ऐसी, देखना, ऐसी, ऐसी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर, ऐसी, देख रहा है धागे। और ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये हमेशा जोड़ियों में पाए जाएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे होंगे। कभी आप ये नहीं सुनोगे फलाना के अंदर 3 क्रोमोसोम है, नहीं, 3 नहीं हो सकता। पेयर, पेयर का सम संख्या में होने चाहिए हमेशा। और आपसे पूछ ले क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, तो क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के ही तो बने हुए हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के ही तो बने हुए हैं। और इस क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो जरा लिख दीजिए, इसकी खोज की गई थी 2 साइंटिस्ट से। 2 साइंटिस्ट है, पहले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वेल्डेयर, और दूसरा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग हिंदी में नहीं लिखूंगी मैं वैज्ञानिकों के नाम, वैज्ञानिकों के नाम इंग्लिश में ही याद करने होते हैं आपको। वेल्डेयर और फ्लेमिंग ये 2 साइंटिस्ट हैं, इनको क्रोमोसोम की डिस्कवरी के लिए सुना जाता है, माना जाता है। तो क्रोमोसोम्स हमेशा धागेनुमा संरचना होंगी, वो हमेशा जोड़ियों में होंगे। वेल्डेयर और फ्लेमिंग ने ऐसा बताया था। अब आप कहोगे मैम हमें क्रोमोसोम्स दिखाओ, अरे इस स्लाइड में नहीं है क्या क्रोमोसोम्स? न्यूक्लियस की फोटो थी ना, ये रहे, देखो ये क्रोमेटिन थे, इसी क्रोमेटिन से आगे चलकर डीएनए बन गया ऐसे, और फिर इसी डीएनए की ऐसे, देखो आप डीएनए ऐसे बना रहे हो ना अभी, अब इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ गया और उसने इसको छोटा कर दिया, पैक कर दिया। हिस्टोन प्रोटीन ना डीएनए की पैकेजिंग में काम आते हैं, पैक कर देते हैं उसको। जैसे मैं आपको बताऊं, कैसे बताऊं क्या चीज पैक कर, जैसे मेरे पास एक लंबी सी रस्सी है, ठीक है, यहां से लेके वहां तक है। अब मैंने लंबी सी रस्सी को फोल्ड कर दिया ऐसे, और फोल्ड करके एक डिब्बे में डाल दिया, ठीक है, ऐसे लंबा सा डीएनए है, और एक प्रोटीन डाल दिया मैंने इस डीएनए पे, तो उस प्रोटीन ने ऐसे डीएनए की पैकिंग कर दी, और यही डीएनए जो लंबा सा था वो ऐसा हो गया, ऐसा, और क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए, गुणसूत्र बन गए। क्या बन गया? गुणसूत्र बन गया। समझ में आ गई मेरी बात? और ये गुणसूत्र जब मैं हमारी बॉडी की बात करती हूँ, ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, तो हमारे शरीर में कुल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? कुल पूछ रहा है ना, तो बच्चा हमारी बॉडी में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब टोटल कितने हो गए? 46, है ना। मैंने कहा ना क्रोमोसोम्स हमेशा सम संख्या में होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, विषम संख्या में नहीं हो सकते हैं। जैसे मटर के पौधे में 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 14 होते हैं। चिंपैंजी होते हैं ना, चिंपैंजी, लिख लेना ये साइड में जो जो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। किसमें? पी, यानी मटर के पौधे में होते हैं क्रोमोसोम्स 7 जोड़ी, ठीक है, 7 पेयर। ऐसे चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी में हमसे 1 पेयर ज्यादा होता है, यानी कि 24 जोड़ी होते हैं उसमें। बाकी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको और लिखवा दूंगी, ठीक है। गेहूं में लिख लो, गेहूं के पौधे में 23 जोड़ी होते हैं। गेहूं में 23 नहीं होते, 22, हमसे 1 कम होता है ना, 22 पेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो हम लोगों में कितना? 23 पेयर, 23 पेयर का मतलब टोटल 46। इसका मतलब मैम हमारी जो सेल्स है उसके अंदर कुल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46, और पेयर कितना? तो 23। अब इस 23 पेयर क्रोमोसोम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं ऑटोसोम्स। हमारी सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और नंबर 2 पे होते हैं, उनको एलोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स, एलोसोम्स। अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं और एलोसोम्स क्या होते हैं? मैंने ऊपर क्या लिखा? ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर। अब मनुष्य तो 2 है ना, एक लड़का मनुष्य और एक लड़की मनुष्य, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, दोनों अलग अलग है ना दिखने में, लड़का लड़की, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो डिफरेंस यहीं से आता है बच्चा, वो डिफरेंस यहीं से आता है। कैसे आता है? तो सुनो, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो लड़का लड़की में सेम हो। सेम का मतलब एक जैसे होते हैं, एक जैसे, ठीक है। और एक जैसे कितने होते हैं? 22 पेयर्स। 22 पेयर्स का मतलब हो गया
22 जोड़ी क्रोमोसोम लड़का लड़की के दिखने में भी एक जैसे हैं, काम भी एक जैसा करते हैं। अभी क्या काम करते हैं आएगा समझ में। 22 पेयर का मतलब 44 क्रोमोसोम लड़का लड़की के एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। और एक जोड़ी क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो लड़का के अलग और लड़की के अलग यानी डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, और यही लड़का और लड़की को अलग अलग बनाता है। कौन कौन से? एक पेयर का मतलब टोटल कितने हो गए? दो क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, तो 44 प्लस 2 46 होते हैं हमारी सेल्स में। अब अगर लड़का होता है, मेल सेल है, तो उसके अंदर 40 ये वाले लिखो ना, पहले एलोसोम लिखो। मेल के एलोसोम अलग होते हैं, वो एक्स कोमा वाई होते हैं, और फीमेल के एक्स और एक्स होते हैं। लड़कों में एक्स और वाई होते हैं और लड़कियों में एक्स और एक्स होते हैं। इसका मतलब मैम, अगर लड़कों की जो सेल्स होंगी, अगर कोई बॉय है, लड़का है, ठीक है, तो उसकी सेल्स में कैसे होंगे क्रोमोसोम्स? 44 तो कॉमन है, प्लस एक्स और वाई, टोटल 46 हो गए। काउंट कर लो, हो गया ना 46, 44, 45, 46। अगर कोई गर्ल ह्यूमन है तो उसमें 44 प्लस एक्स एक्स ऐसे होगी उसकी सेल्स में। ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं बच्चा, और ये किसके बने हुए होते हैं तो मैं पढ़ा चुकी हूं किसके बने होंगे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग कर देता है, तो जोड़ियों के रूप में हमें क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। उसके बाद मैंने पढ़ा दिया क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, जो एक जैसे होंगे लड़का लड़की के, वो ऑटोसोम। भाई हार्ट तो लड़का का और लड़की को एक जैसा ही हो गया ना, है ना। आंखें, जो काम मेरा आंखों का काम है वो किसी लड़के का आंखों का काम है, राइट। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, तो लड़कों में ऐसे होंगे और लड़कियों में ऐसा होगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है ये ध्यान से सुनना। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है? प्रेग्नेंट, यानी जो वो गर्भाधारण करती है, उस समय उसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा, उसमें 44 तो सेम होंगे क्रोमोसोम, क्योंकि लड़का लड़की दो ही तो होंगे, सेम होगा। अब क्या होता है, इस बच्चे में एक क्रोमोसोम पापा से आता है उसके, और एक मम्मी से आता है। अब मम्मी में तो दोनों ही एक्स एक्स है ना, तो मम्मी का एक्स आ गया इसमें, मम्मी के तो दो एक्स एक्स है, तो मम्मी का एक्स ही आया यहां से। तो दो में से एक पापा से आया और एक मम्मी से आता है, तो मम्मी का तो एक्स आ गया। और मान लो पापा का भी एक्स आ गया, यहाँ पे पापा का भी एक्स आ गया, तो इस बच्चे में 44 प्लस एक्स एक्स हो गया। तो ये बच्चा क्या, जब इसका जन्म होगा तो क्या होगा, ये लड़की पैदा होगी। और अगर उस माँ के गर्भाशय में 44 क्या, ये एक्स आया, लड़की माँ के तो एक्स ही हैं दोनों, ये एक्स आ गया, और पापा का इस बार वाई आ गया, तो बच्चा एक्स वाई हो गया। इसका मतलब ये बच्चा क्या पैदा होगा, ये लड़का पैदा होगा। तो मुझे ये बताओ, किसके क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है? किसका, किसका क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है ये चीज? मम्मी का या पापा का? तो किसके क्रोमोसोम्स? मेल के क्रोमोसोम्स, पापा के क्रोमोसोम्स। और पापा के कौन से? ये एक्स और वाई। एक्स और वाई को क्या कहते हैं? एलोसोम। तो हमेशा याद रखना कि जो लड़कों के मेल एलोसोम्स होते हैं ना, मेल एलोसोम, और मेल एलोसोम में देखो एक्स एक्स तो कॉमन है, ये वाई होता है ना, इसका योगदान होता है सबसे ज्यादा कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। लड़की लड़का होने में उस माँ का 0.00% भी योगदान नहीं है कोई, है ना। अब वो समाज में अनपढ़ लोग होते हैं जो बोलते हैं तुमने लड़की पैदा कर दी, उसको माँ को मारते हैं, तो कुलक्षणा है, घर से निकल जा, हमारे बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे, तुमने तो लड़कियां पैदा कर दी, तुमने तो हमारे लड़के की किस्मत खराब कर दी, है ना। ये सब क्या होते हैं? ये हमारे समाज के दुश्मन लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, है ना। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ विमलेश, बिल्कुल एसईजीएल के लिए सफिशिएंट। तो एग्जाम में आता है कि जेंडर
डिटर्मिनेशन कौन से क्रोमोसोम्स करते हैं। जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग का निर्धारण कौन से क्रोमोसोम्स करते हैं कि होने वाला बच्चा है उसका जेंडर लड़का होगा या लड़की। तो कौन डिसाइड करता है, मेल के क्रोमोसोम्स। और मेल के कौन से, एलोसोम। एलोसोम में भी सबसे ज्यादा योगदान वाई का है। भाई एक्स तो कॉमन है ना माँ और पापा दोनों में, वाई आएगा तभी तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, है ना। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एक्स है और एक्स वाई है। भाई तुम लड़का हो तो एक्स वाई है, लड़की हो तो एक्स एक्स है, तुम्हें और क्या पता करना है। हाँ ये इलीगल होता है, ये इलीगल होता है कि वुम्ब में, गर्भाशय में, माँ के पेट में बच्चे का अगर आप जेंडर पता कर रहे हो, दैट इज इलीगल। कोई हॉस्पिटल कर रहा है उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कैसे करते हैं ये मैं बता सकती हूँ। क्या करते हैं, उनके पास एक मशीन होता है, उस मशीन में बार बॉडी चेक करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, ठीक है, ऐसा करना इलीगल होता है, आप भी जानते हो, ठीक है। जो फीमेल वाली होती है क्रोमोसोम्स, उस पे इस तरीके से एक छोटा सा बार लगा होता है, मेल वाले पे नहीं होता, उस मशीन में दिख जाता है, वो बता देते हैं लड़का या लड़की है। लेकिन इट इज वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है ये, ठीक है बच्चों। तो डीएनए से ही क्रोमोसोम बने हैं, और क्रोमोसोम ने क्या डिसाइड किया, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। बात खत्म। अब इस लड़का और लड़की तो हो गया, लेकिन इसमें करेक्टर किसके आएंगे, मम्मी के आएंगे या पापा के, वो कौन डिसाइड करेगा। तो वो काम होता है जीन का। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जीन के बारे में। और कल आपकी क्लास रात में 8 से 9 बजे होगी। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था ना कि परसों मेरे घर में फंक्शन है, तो कल बेटा थोड़ा सा सामान लाना है। मतलब 100-150 लोगों का खाना बनवा रहे हैं हम लोग, गरीबों में बांटेंगे, थोड़ा सामान वामान लेने जा रहा है। इसलिए मैं दिन में क्लास, कल आपकी क्लास की टाइमिंग कल के लिए रात में 8 से 9 लगवाऊंगी बच्चा क्लास, ठीक है। क्लास होगी, क्लास छुट्टी बस परसों की होगी, आपकी थर्सडे की होगी छुट्टी, कल बस 8 से 9 में होगी, इतना सा ध्यान रख लेना। ट्रांसजेंडर का केस बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ट्रांसजेंडर का केस बताएंगे, किन्नरों का, मैम किन्नर कैसे बन जाते हैं कल की क्लास में समझाएंगे आपको, ठीक है, डोंट वरी, बताएंगे आपको, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक की क्लास में कोई भी डाउट